हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज हम जेल प्रहरी एग्जाम के लिए जो आपका आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक है। तो यही टॉपिक आज हम करने वाले हैं और इसको एक क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें हम पहले थोड़ा बहुत थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो पहले तो आपका ये आप सिलेबस देख सकते हो, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपदा होता क्या है। तो आपदा जो है एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम मानव क्षति है। इसमें आजीविका तथा संपत्ति को हानि होती है। यानी कि आपदा जो है आपके ये मानव के द्वारा भी हो सकती है और प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। पहली बात तो ये, और इसमें जो है जान माल का नुकसान होता है और ये अनअपेक्षित होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड होती है। ये आपको दो तीन बातें इसके बारे में ध्यान रखना है। आपदा प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और मानव जनित रूप से भी हो सकती है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वे आपदाएं हैं जो प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण घटित होती हैं, जैसे कि चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है, आग है। ये सब चक्रवात है वो प्राकृतिक रूप से आएगा, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। इसी तरीके से आपकी दूसरी ओर होती है मानव जनित आपदाएं, जैसे कि विस्फोट है, विषाक्त अवशिष्टों का रिसाव है, प्रदूषण है, बांध का टूटना है, युद्ध है, वन की आग है, खनन आपदा है। ये तो आप एक बात ध्यान रख लेना, जो वन की आग है वो प्राकृतिक आपदा में भी आती है और मानव जनित आपदा में भी आती है। अगर मान लीजिए कहीं वन में आग अगर मानव ने लगा दी है कहीं, तो वो वन की आग हो गई। कई बार प्राकृतिक रूप से भी जो है जंगलों में आग लग जाती है टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण, तो वो प्राकृतिक आपदा में आएगी। तो वन की आग आपके दोनों में ही काउंट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कुछ टर्म है यहाँ पर आपका देख सकते हो, भूकंप है, चक्रवात है और सुनामी है और तूफान है। तो बहुत सारे लोगों को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता है। भूकंप, चक्रवात, सुनामी और तूफान ये चारों सेम टर्म ही हमें लगते हैं, बट चारों अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं कि चारों का क्या मीनिंग है। तो भूकंप तो आपको सबको पता होगा, सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं धरती हिलना। तो वो भूकंप होता है कि पृथ्वी की सतह को अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना जो है भूकंप कहलाता है, जिससे आपकी धरती जो है हिलने लग जाती है, वही आपका भूकंप है। अब हम बात करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात क्या है? समुद्र की सतह पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने और हवा के दबाव में कमी होने की वजह से आने वाले समुद्री तूफान को हम चक्रवात कहते हैं। और सुनामी क्या होती है? चक्रवात और सुनामी तो बहुत ही मतलब सेम से आपको लगेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सुनामी क्या होती है कि समुद्र की सतह से नीचे भूकंप आने तथा ज्वालामुखी फटने के कारण तीव्र व ऊंची लहरें जो है सुनामी का रूप लेती हैं। तो चक्रवात क्यों आता है? ये तो आता है समुद्र की सतह पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। और सुनामी आती है इसके पानी के अंदर समुद्र की सतह से नीचे भूकंप या कोई ज्वालामुखी आ जाए, तो उस कारण से तो आती है सुनामी। और समुद्र की सतह पर अगर कोई टेम्परेचर वगैरह बढ़ने से आ रही है, वो होता है आपका चक्रवात। तो सुनामी जो है वो थोड़ी सी चक्रवात से डेंजर होती है। इसी तरीके से तूफान क्या होता है? तो तूफान जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उत्तेजना की स्थिति को तूफान कहते हैं, जैसे कि तेज हवाएं, बारिश, ओले गिरना, बिजली कड़कना, बादल गलना, ये सब जो है तूफान है। तो इनको अगर हम सिंपल भाषा में समझे चारों टर्म को, तो जो आपका भूकंप को आप बोलते हैं ना कि धरती हिलना, बस वो हो गया। चक्रवात क्या होगा कि समुद्र की सतह पर अगर टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाएगा और हवा में दाब की कमी हो जाएगी, तो फिर चक्रवात आएगा। सुनामी क्या है? सुनामी है समुद्र की सतह के नीचे भूकंप आना या फिर ज्वालामुखी फटना, तो फिर वहाँ पर सुनामी आएगी। तूफान वही आपका तेज़ बारिश होना, बिजली गिरना, ओले गिरना, वो सब आपका जो है तूफान में आ जाएगा। तो आई होप ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपका है भूस्खलन। तो भूस्खलन में क्या होता है भाई? ये तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा होता है। चट्टान के टुकड़ों, मलबे या मिट्टी के ढेरों का ढलान के सहारे घिसकर नीचे गिरना जो है भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ी इलाके में आपने देखा होगा कि पहाड़ जो टूट कर कई बार रास्ते में गिर जाते हैं, तो उसी को भूस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन होने का कारण क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी, ऑफकोर्स इनके कारण आपका जो है हो सकता है। भारी वर्षा के कारण भी हो सकता है, सड़क निर्माण के कारण भी हो सकता है और स्थानांतरित कृषि के कारण भी जो आपका भूस्खलन जो है हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सूखा। और ये ध्यान रख लेना कि ये सारे जो है आपकी प्राकृतिक आपदाएं अभी चल रही हैं। तो सूखा क्या है कि निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की स्थिति बनी रही। यह तो होगी गंभीर सूखे की स्थिति।
जब वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो जाएगी या फिर 2 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ जाएगा तो वो तो गंभीर सूखे की स्थिति हो गई। लेकिन अगर 25% तक की भी अगर कमी है वर्षा में तो भी हम उसको सूखा ही बोलेंगे। अगर वार्षिक वर्षा में 25% की कमी है सामान्य से तो वो तो सूखाग्रस्त एरिया हो जाएगा। अगर 50% से अधिक की कमी है या फिर 2 साल लगातार सूखा पड़ जाएगा तो उसको हम जो है गंभीर सूखा की स्थिति हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है सूखे के प्रकार। तो ये सूखे के 4 प्रकार हैं आपके यहाँ पर। पहला है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, दूसरा है कृषि संबंधी सूखा, तीसरा है आपका जलवायु विज्ञान संबंधी सूखा और चौथा है आपका पारिस्थितिकी सूखा। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? जो लंबी अवधि तक अपर्याप्त वर्षा होना, यानी बहुत ही लंबे टाइम से कोई वर्षा नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। कृषि संबंधी सूखा क्या होगा? मृदा में नमी की कमी, अगर मृदा में नमी की कमी हो गई है तो उसको बोलेंगे कृषि संबंधी सूखा। इसी तरीके से हमारा है जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो इस स्थिति में क्या होता है? विभिन्न जो जलभृत झील जलाशय जैसे जो विभिन्न भंडार होते हैं इनमें जो जल की उपलब्धता है वर्षा द्वारा पुनः स्थापित किए जाने वाले स्तर में भी नीचे चली जाती है। यानी कि जो झील वगैरह उनमें वर्ष जो आपका पानी का स्तर वो बहुत नीचे चला जाता है तो उसको हम बोलेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा क्या है? इस स्थिति में जल की कमी से किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में कमी हो जाती है तथा इस पारिस्थितिक संकट के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई तालाब वगैरह सूख गया तो वहाँ अगर कोई मछली वगैरह थी तो वो तो मर जाएगी, तो उस तरीके से जो है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में फिर कमी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक सूखा। तो ये 4 आपके सूखे के प्रकार थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं मानव निर्मित आपदाएं। ये अभी हम जो देख रहे थे ये थी आपकी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि सूखा है, भूस्खलन है, तूफान है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, ये सब जो थी आपकी प्राकृतिक आपदाएं थी। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित आपदा की, जैसे कि आग लगना कहीं पर, वो मानव निर्मित आपदा है। सड़क दुर्घटना होना, रेल दुर्घटना होना, रिसेंटली आपको पता है बहुत सारी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, हवाई दुर्घटना होना या औद्योगिक दुर्घटना। औद्योगिक दुर्घटना का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपका है भोपाल गैस त्रासदी। तो ये जो सब होती हैं ये आपकी मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। इसी तरीके से एक होती है आपकी जैविक आपदा, जो कि बैक्टीरिया या वायरस या विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण बड़े पैमाने पर बीमारी, अक्षमता या मृत्यु से जुड़े प्राकृतिक परिदृश्यों को जैविक आपदा माना जाता है। तो जैविक आपदा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कोरोना है। तो आपने देखा होगा ये कितनी बड़ी एक आपदा थी। तो जो कोरोना है उसको हम जैविक आपदा में डालेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कौन सी मानव निर्मित आपदाएं होती हैं और कौन सी जैविक आपदा होती है। अब नेक्स्ट हमारा है, एक आपको ध्यान रखना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में आया था, 23 दिसंबर 2005 को ये आया था। इसके अंदर 11 अध्याय हैं, 79 इसके अंदर धाराएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपदा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 2005 में। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 11 हैं। कितनी इसमें धाराएं हैं? तो 79 इसके अंदर धाराएं हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। राजस्थान आपदा प्रबंधन जो नियम है ये 2009 में आया था। राजस्थान की अगर बात करेंगे कि राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम जो है ये कब आया था, तो ये आपका 2009 के अंदर आया था। तो ये आपकी कुछ थोड़ी सी थ्योरी थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, खूब सारे मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आपको ये करने हैं। लगभग आपके क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो पहला ही जो आपका क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा शुरू किए गए ड्रीम्स DRIMS प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको वीडियो को पॉज करना और अपना जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। पहला ऑप्शन है डिजास्टर रिस्पांस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है डिजास्टर रिकवरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है डिजास्टर रेडीनेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन चारों में से ड्रीम्स का जो फुल फॉर्म है वो कौन सा होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? जन जागरूकता और शिक्षा, या प्रवणता और जोखिम मूल्यांकन, या प्रशिक्षण और अभ्यास, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपदा संबंधी तैयारियों के लिए तो आपको जन जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है।
जोखिम मूल्यांकन भी ज़रूरी है, प्रशिक्षण और अभ्यास भी ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है? यूरोपीय संघ की है, महाद्वीपीय संघ की है, विश्व संघ की है या फिर ग्रीक संघ की है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है वो ये एक यूरोपीय संघ की जो है आपकी पहल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेंगलुरु के कमान चिकित्सालय में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किसने किया? 4 आपके ऑप्शन है, आपको जल्दी से इसका जो है आंसर बताना है। तो जो EMRS का जो उद्घाटन है वो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन में PM मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम्स नामक पुस्तक जारी की? तो एक बुक है रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम्स। ये जो बुक है ये किसने जारी की है? यूपी ने या छत्तीसगढ़ ने या फिर गुजरात ने या फिर उत्तराखंड ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने इस पुस्तक को जो है जारी किया है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड बुक है, तो इसलिए चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रमुख सचिव या फिर राज्य के गृह मंत्री? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, बैंकिंग या फिर मनोरंजन? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई जलवायु परिवर्तन का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो कृषि पर ही पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर इतना जो है इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में जोखिम आकलन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपदा प्रबंधन में जोखिम का जो है आकलन सबसे अच्छे से करता है? खतरों से संभावित नुकसान का अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया, या खतरों को होने से रोकने की एक विधि, या आपदाओं के केवल आर्थिक प्रभावों पर केंद्रित एक अध्ययन, या फिर आपदा राहत निधि के लिए एक कानूनी ढांचा? इन चारों में से कौन सा आंसर जो है सबसे सही आपका होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, खतरों से संभावित नुकसान का अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया। ये जो है आपदा प्रबंधन में जोखिम आकलन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी विकास में जन भागीदारी को लेकर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? नीतीश, या फिर इनसे मिलिए, या फिर रक्षा, या फिर डिजिटल बिहार? इनमें से जो है कौन सा कार्यक्रम आपका आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनसे मिलिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली और सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? कर्नाटक ने, या फिर केरल ने, या फिर पश्चिम बंगाल ने, या फिर असम ने? तो आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने एक साथ मिलकर के ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली आपकी शुरू की है। तो वो कौन से राज्य ने की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, असम ने जो है ये आपकी शुरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रकार नहीं माना जाता है? आपके 4 संसाधन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, काल्पनिक संसाधन या फिर भौतिक संसाधन। तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके वित्तीय संसाधन भी लगते हैं, मानव संसाधन भी लगते हैं, भौतिक संसाधन भी लगते हैं।
लेकिन ये काल्पनिक संसाधन क्या होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा प्रति मृतक व्यक्ति के लिए कितनी राशि की अनुशंसा की गई थी, जिसमें राहत कार्यों में शामिल या तैयारी गतिविधियों से जुड़े लोग शामिल हैं, बशर्ते कि मृत्यु का कारण कोविड-19 प्रमाणित हो। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक व्यक्ति के लिए कितनी राशि की अनुशंसा की गई है? तो इसमें जो है आपकी 50,000 रुपये की जो राशि है वो आपकी अनुशंसित की गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस पर आधारित है? सेंडाई फ्रेमवर्क पर है, या क्योटो प्रोटोकॉल पर है, या फिर रियो सम्मेलन पर है, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस पर आधारित है? सेंडाई फ्रेमवर्क पर है, क्योटो प्रोटोकॉल पर है, या फिर रियो सम्मेलन पर है, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर है? तो भारत की जो आपदा प्रबंधन योजना है ये आपकी सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के कार्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र बनाना, जागरूकता पैदा करना, या स्थानीय जरूरत आधारित जानकारी प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी कि सृजन के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र बनाना भी है, जागरूकता पैदा करना भी है, और स्थानीय जरूरत आधारित जानकारी प्रदान करना भी है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो है आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सूची के अंतर आता है आपका, या फिर राज्य सूची के, या फिर समवर्ती सूची के? तो जो आपदा प्रबंधन है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन टीमों डीएमटी में किस प्रकार के कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? भूतपूर्व सैनिकों को, अग्निशमन कर्मियों को, या फिर चिकित्सक और नर्स को, या फिर आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त सभी को? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम इन सभी को ही आपका नियुक्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? खतरा या जोखिम की रोकथाम के लिए, या फिर क्षमता निर्माण के लिए, या फिर बचाव और राहत के लिए? तो इसका भी जो आंसर है वो उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन आपका खतरा और जोखिम की रोकथाम के लिए भी आवश्यक है, क्षमता निर्माण के लिए भी आवश्यक है, और बचाव और राहत के लिए तो आवश्यक है ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय किसके अंडर में आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, या फिर आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अंडर में आता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो आपका गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय है वो आपका गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में क्या शामिल है? पुनर्वास, पुनर्निर्माण, या फिर शमन, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपदा प्रबंधन में इनमें से आपका कौन सा शामिल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आप बता सकते हो? तो इसका भी जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? जिला अधिकारी है, या फिर अधिकारी है, या फिर उपायुक्त है, या फिर अधिकारी और उपायुक्त दोनों है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अधिकारी और उपायुक्त दोनों ही होंगे। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो तो आपके अधिकारी और उपायुक्त हैं, राज्य के आपके मुख्यमंत्री हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो आपके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में आपका आया था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका 2005 में आया था। इसमें 11 धाराएं हैं, 11 इसमें अध्याय हैं, 79 धाराएं हैं, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन अहम भूमिका निभाता है? लोगों की निकासी, संसाधनों के वितरण की देखभाल, या लोगों को घर निर्माण में मदद, या प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र? तो चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन में इनमें से कौन सा अहम भूमिका निभाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक और प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। अगर चक्रवात आने से पहले ही आपको
अगर इसकी सूचना मिल जाएगी और वो इफ़ेक्टिव होगी तो आप इससे काफ़ी हेल्प कर सकते हो लोगों को, वहाँ से आप निकाल भी सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो अगर आपको पहले पता लग जाएगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण की ट्रैकिंग के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया सरकारी पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपके मोबाइल टावर हैं उनमें से जो विकिरण निकलती है उनकी ट्रैकिंग के लिए कौन सा सरकारी पोर्टल लॉन्च किया गया है? ENVIS है या फिर एकता है या फिर भुवन है या फिर तरंग संचार है? तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तरंग संचार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जैव विविधता पर था या फिर मरुस्थलीकरण पर था या फिर आपदा जोखिम में कमी पर था या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा पर था? तो जो योकोहामा सम्मेलन है इसका जो संबंध है वो है आपदा जोखिम में कमी लाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NDMA का विस्तृत रूप क्या है? न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजिंग अमेंडमेंट है या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि आपदाओं के लिए योजना बनाने का प्राथमिक लक्ष्य किसे कम करना है? आप जो आपदाओं के लिए योजना बना रहे हो तो इसका जो आपका प्राइमरी जो टारगेट है वो किस चीज़ को कम करना है? मृत्यु को कम करना है या फिर क्षति को कम करना है या फिर संकट को कम करना है या फिर भेद्यता को कम करना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षति हो जाएगा। अगर क्षति को कम करोगे तो उसमें मृत्यु वगैरह बाकी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो ही रही हैं, तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है या फिर पर्यावरण प्रभाव आकलन विधि से संबंधित है या फिर पर्यावरण कानून से संबंधित है? तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है सारे फैक्ट बेस हैं, तो इनमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस इनके जो खटाखट आपको आंसर बताने हैं, समझाने वाली बात है ही नहीं, इसमें सारे जो है फैक्ट हैं आपके और ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो लियोपोल्ड जो मैट्रिक्स है वो पर्यावरण प्रभाव आकलन विधि से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरिल-डीह कोयला खदान दुर्घटना कब हुई थी? तो हुरिल-डीह कोयला खदान एक दुर्घटना हुई थी, ये आपकी किस वर्ष में हुई थी? ये 1983 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे? इमारतों से दूर खुले में रहेंगे या निकटतम इमारत में भाग जाएंगे या निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे या फिर पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे? तो ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा कि भूकंप आता है तो हम क्या करते हैं कि इमारतों से दूर खुले मैदान में या खुले भाग में हमें जाना चाहिए, या फिर अगर किसी रूम के अंदर है तो हमें बेड के नीचे हमें चला जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमारतों से दूर खुले में रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय है? तो आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो आपका गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? तो ये तो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बता दिया था कि कौन सी जो आपदाएं वो प्राकृतिक हैं, कौन सी मानव निर्मित हैं और कौन सी जैविक आपदाएं हैं। तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेगा, एक दो क्वेश्चन तो आपका वहाँ से भी बनेगा मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा को लेकर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आग, भूस्खलन, सूखा और अपरदन। तो मैंने बताया था भूस्खलन, सूखा और अपरदन ये तो आपकी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, और जो आग है आपकी, ये आपकी मानव निर्मित आपदा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर, वर्नियर स्केल, प्लेनीमीटर या फिर रिक्टर स्केल? तो जो भूकंप की प्रबलता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और इसको जो मापने का यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जल्दबाजी में इसमें 2005 मत कर देना, वो अलग है। ये आपका आपदा प्रबंधन योजना है, ये आपकी 2016 के अंदर शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी की जलवायु किसके कारण बदल रही है? एल निनो के प्रभाव के कारण या फिर अम्लीय वर्षा के कारण या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण?
तो जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ रहा है, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक तापन किसके कारण होता है? मीथेन के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण, या फिर हाइड्रोजन के कारण। तो जो वैश्विक तापन है वो आपका, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस के कारण हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के वनों में आग की समस्या का मुख्य कारण किस पेड़ के बीजों का संग्रह है? कई बार वनों में आग लग जाती है, वो कौन से पेड़ के बीजों के कारण लगती है? टीक, महुआ, या फिर शाल, या फिर ऑप्शन 2 और 3 दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महुआ और शाल दोनों के बीजों के कारण कई बार आग लग जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2004 में हिंद महासागर की सुनामी की तीव्रता क्या थी? 8.9, या फिर 9.1, या फिर 8.6, या 7.4? तो 2004 में हिंद महासागर की जो सुनामी की तीव्रता थी वो आपकी 9.1 थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल प्रबंधन, या पानी की सफाई, या फिर मलजल प्रशोधन, या फिर परिशोधन? तो जो अपशिष्ट जल प्रशोधन है उसको हम मलजल प्रशोधन भी आपका बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहले राहत के लिए कदम उठाने वाला कौन होता है? एनजीओ होते हैं, स्थानीय प्रशासन होता है, प्रभावित समुदाय के सदस्य होते हैं, या स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं? तो जब आपदा घटित होती है तो सबसे पहले वहाँ का आपका जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन को लेकर के। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।